और बहुत बढ़िया चीजें आपकी रहने वाली हैं। मेडाइवल इंडिया हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे कल की क्लास के अंदर, और बेहतरीन तरीके से मेडाइवल इंडिया का जो यूनिट थर्ड है, जो मुगल्स है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुगल्स की स्टार्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे, और मुगल्स में हमने जो स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ पर मैं आपको बाबर के बारे में बता रहा था। तो बाबर के बारे में काफी कुछ चीजें बताने के बाद अब हम बात करते हैं कि बाबर जो है किस कारण से थोड़ा फेमस हो गया है। ठीक है, तो यहां आपने देख लिए होंगे बैटल्स के बारे में, जैसे चंदेरी बैटल आपने देखा होगा, चंदेरी चंदेरी बैटल देखा आपने, खानवा बैटल देखा आपने, ठीक है, आपने घाघरा बैटल देखा, आपने घाघरा बैटल देखा। तो ये जितने भी बैटल आपने देखे क्लासिक से सभी बैटल आप यहां पर देख चुके थे, और कोई दिक्कत भी आपको नहीं रही थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बाबर के बारे में अन्य जानकारियां। अब बाबर की डेथ की बात करते हैं। अब बाबर को क्या यहां का क्लाइमेट पसंद नहीं आया। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बताया, बाबर का जो यहां का क्लाइमेट था ना, वो बाबर को रज्या नहीं। तो 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, बाबर की मृत्यु हुई। डेथ ऑफ बाबर, डेथ ऑफ बाबर, बाबर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, चलिए, अब बाबर की जब मृत्यु होती है यहां पर 1530 में, तो कारण पूछ लें तो कारण आप बता सकते हैं। कारण भारत का वातावरण या दिल्ली का वातावरण, दिल्ली का वातावरण, दिल्ली का वातावरण अफगान अथवा तुर्की के अथवा अफगान अथवा अफगान अथवा तुर्की के सापेक्ष ठंडा था, तुर्की के सापेक्ष ठंडा था, अलग था, अलग था। ठीक है, चेंज इन क्लाइमेट लीड्स टू हिज डेथ। तो क्लाइमेट चेंज उससे नहीं झेल पाया, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज उससे नहीं झेल पाया, और इसी वजह से उसकी क्या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब एक बात आती है कि सर हर एक युद्ध जो भी उसने लड़ा वो क्यों जीत गया। तो बाबर युद्ध जीतता है अपनी युद्ध नीति की वजह से। ठीक है, बाबर युद्ध जीतता है अपनी युद्ध नीति की वजह से। वो एक युद्ध नीति यूज किया करता था, युद्ध नीति यूज किया करता था। ठीक है, और युद्ध नीति कौन सी, तुलगामा, इसकी वजह से वो जीतता जा रहा है। अब यहां पर आप समझेंगे, एक सवाल पूछा जाता है कि बाबर की कब्र कहां देखने को मिलती है, इसकी मजार आपको कहां देखने को मिलती है, इसकी कब्र यानी टॉम्ब या इसका मकबरा आपको कहां देखने को मिलता है। तो मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई इसका मकबरा आपको कहां देखने को मिलता है। बड़े ज्यादा सवाल इसमें पूछे जाएंगे। जैसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जैसे इसका मकबरा जो है कहां देखने को मिलेगा, आप बताएंगे सर इसका मकबरा आगरा आराम बाग में था, आगरा आराम बाग में, आगरा आराम बाग में प्राथमिक तौर पर था, प्रारंभिक तरीके से, इनिशियली यहीं पर था। प्रारंभ में, प्रारंभ में आपको यहीं देखने को मिलेगा, प्रारंभ में यानी इनिशियली आपको यहीं देखने को मिलेगा, इनिशियली, इनिशियली आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। सेकंड मकबरे की अगर हम बात करें कि भाई बाद में इसके मकबरे को कहां भेज दिया गया, ठीक है, लेटर ऑन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, बाद में इसे काबुल में भेज दिया गया था। बाद में कहां भेज दिया गया था, इसको यहां से हटा के काबुल में भेज दिया था, काबुल में, काबुल में भेज दिया था, काबुल। काबुल कहां है, अफगानिस्तान में, क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी, ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में इसके जो भी शरीर की अस्थियां, शरीर था, ठीक है, शुरुआत में तो आगरा में ही रख दिया था, लेकिन बाद में इसका जो टॉम्ब थी उसको काबुल में स्थापित कराया गया। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर बाबर के बाद बाबर की जीवनी का नाम क्या था। लेकिन हालांकि ये बाबर की आत्मकथा थी ना कि जीवनी, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। इस बात से क्या तात्पर्य है, इसने अपनी किताब खुद लिखी थी, इसने अपनी किताब खुद लिखी थी। ही रोट हिज बुक बाय सेल्फ, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी।
तो मतलब उसके द्वारा अपनी जो जीवनी है उसको आत्मकथा के तौर पर लिखा गया था। अब जब आत्मकथा के तौर पर इसकी जीवनी को लिखा गया था तो पूछा जाता है कि भाई जो बुक है उस बुक का नाम क्या था। उस बुक का नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। पूछा जाता है तुजुक ए बाबरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो भाई तुजुक ए बाबरी जो बुक लिखी गई है, तुजुक ए बाबरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट से आप आंसर करेंगे। तुजुक ए बाबरी बुक किसने लिखी है? तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी बुक जो लिखी गई है बाबू, वो किसके लिए लिखी गई है? आंसर आप करेंगे, मतलब किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में चल के ये जो किताब है, अरे भाई एक मिस्टेक हो गई, एक सेकंड बच्चे। किताब का बेटा नाम मैंने गलती से उल्टा लिख दिया है, थोड़ा मेरा ध्यान यहां नहीं था। इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। बाबरनामा जो लिखी गई है वो तुर्की में लिखी गई है। बाबरनामा इज रिटन इन तुर्की। बाबरनामा तुर्की में लिखी गई है, ठीक है, जो उसने स्वयं लिखी थी। बाद में इसी बाबरनामा का, बाद में इसी बाबरनामा को ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट किस भाषा में किया गया? फारसी में। और फारसी में ट्रांसलेट करने के बाद इस बुक का नाम होता है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो पूछा जाता है तुजुक ए बाबरी बुक किसने लिखी है? ये अबुल रहीम खाने खाना ने लिखी है। अबुल रहीम ने लिखी है। अबुल रहीम खाने खाना, पूरा नाम है अबुल रहीम खाने खाना। और टर्किश में किसने लिखी है? इसने खुद लिखी थी। इस किताब में पूछा जाता है कि बाबरनामा के अकॉर्डिंग, बाबरनामा के अकॉर्डिंग सबसे मजबूत रूलर कौन था? बाबरनामा के अकॉर्डिंग सबसे मजबूत रूलर इंडिया में कौन था? तो पूछा अगर जाए तो आप बताएंगे। बाबरनामा में लिखा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सबसे शक्तिशाली राजा, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ये था, कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय सबसे महत्वपूर्ण रूलर देखने को मिल जाएगा। ये विजयनगर के थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा इनको बनाया गया। पूछा जाता है सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा शहर था जो सबसे ज्यादा डेवलप था? बेटा सबसे ज्यादा जो डेवलप शहर आपको देखने को मिलता वो आमेर था, सॉरी वो मेवाड़ था। मेवाड़, मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो सबसे ज्यादा डेवलप था। पूछा जाता है मैक्सिमम डेवलप्ड एरिया, दैट वाज मेवाड़ एरिया। ठीक है, तो काइंडली इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब पहले तो, उसके बाद अबुल रहीम, पहले तो इसने खुद लिखी थी और बाद में अबुल रहीम। हाँ भैया ठीक है, चलो ये क्लियर है। ओके, अब ये तो बात हो जाती है आपके सामने स्पष्ट। अब इसमें कुछ डाउट बनते हैं बच्चों को, जैसे कि सर चलो आपने ये तो बता दिया, लेकिन बाबर के बारे में थोड़ा और बता दीजिए कि क्या था मैटर। सर मेवाड़ उस समय किसके पास था? बेटा मेवाड़ के राजा की हत्या बाबर ने ही कर दी थी, मतलब मेवाड़ के राजा की हत्या बाबर ने नहीं की, लेकिन मेवाड़ के राजा से युद्ध बाबर ने जीत लिया था। यहां पे आप ये बैटल देख रहे हैं, राणा सांगा, इनको परास्त कर दिया था। इनको परास्त कर दिया था किसने? बाबर ने कर दिया था। तो तब उसने देखा था मेवाड़, मेवाड़ में क्या जलवा था। ठीक है,
तो ये याद रखना। तो उसके बाद इनकी जो वाइफ है राणा सांगा की जो वाइफ है, राणा सांगा की वाइफ ही कर्णावती। तो कर्णावती के हाथ में शासन था, कहां का? मेवाड़ का। याद रखना, कर्णावती के हाथ में। कर्णावती के बेटे होते हैं, ठीक है, उदय सिंह। उदय सिंह के बेटे कौन है? उदय सिंह के बेटे हैं महाराणा प्रताप। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अच्छा, ये चीज आपके सामने होती है क्लियर थोड़ी सी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पुत्र वगैरह आगे शासन किसके पास आएगा। अब यहां से शासन की होती है दूसरे की शुरुआत। हुमायूं बैठता है गद्दी पर, इसका सबसे बड़ा पुत्र, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं अगला राजा बनता है। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं, हुमायूं शासन संभालता है, शासन संभालता है, संभालता है। तो हुमायूं टेक कंट्रोल आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। हुमायूं टेक कंट्रोल आफ्टर बाबर। तो इसके द्वारा मैटर को जो है संभाल लिया गया है। ठीक बात। अब यहां पे कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि भाई हुमायूं का शासनकाल हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां हेडिंग बनाई मैंने, यहां लिखा हुमायूं। हुमायूं पूरा नाम क्या है इसका? नसीरुद्दीन हुमायूं। इसका शासनकाल अर्थात टेन्योर सर 1530 से स्टार्ट होगा, 40 तक जाएगा पहला फेज। फिर 40 से लगभग 15 साल देश से बाहर रहा, 1555 से 56 उन्हें लौटकर देश में आ गया। तो इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात क्या थी? इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात क्या थी? कहां इसको दिक्कत आ रही थी? ठीक है, याद रखना। तो इसको समस्या कहां आ रही थी? समस्या, तो इसके लिए इशू क्या थी? सबसे बड़ी परेशानियां इसकी क्या थी? सबसे बड़ी परेशानियां क्या थी? परेशानी क्या थी? पूछा जाएगा कि भाई इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या थी। ठीक है, इसके मेजर इश्यूज क्या क्या थे? मेजर इश्यूज क्या क्या थे भाई? मेजर इश्यूज में सबसे पहला इशू था इसके भाई, इसके भाई हिज ब्रदर्स। इसके जो भाई थे वो इसके लिए परेशानी थी, क्योंकि वो इससे डिमांड कर रहे थे, प्रशासन की डिमांड कर रहे थे। याद रखना। इसके बाद बंगाल क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र, ठीक है, बंगाल क्षेत्र, ये भी इसके लिए बड़ी ही परेशानी की बात थी। गुजरात क्षेत्र इसके लिए बड़ी परेशानी की बात थी। गुजरात क्षेत्र, इस समय गुजरात क्षेत्र का राजा कौन था? जो बच्चा मुझे गुजरात के राजा के बारे में बता देगा मैं मान जाऊंगा कि वाकई में कोई क्लासिक बच्चा है। तो इस समय गुजरात क्षेत्र का किंग कौन था? बताओ फटाफट। बंगाल क्षेत्र के अंदर किंग कौन था वो मैं बता देता हूं। दैट वाज महमूद लोदी। वो था महमूद लोदी। महमूद लोदी। लेकिन आप मुझे यहां बताएंगे कि यहां पर गुजरात क्षेत्र में राजा कौन था? फटाफट बताओ। ये इसके लिए परेशानी का सबब था, इसको परेशानियों को बढ़ाई जा रहे थे। ये 3 ऐसे इश्यूज थे जिसपे इसको काम करना था, क्योंकि गद्दी पर बैठने के बाद एक राजा के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। ठीक है, याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं। या तो आप राजा का नाम बताएं। अवतार, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, शाह बहादुर एक बच्चे का आंसर आया सर, शाह बहादुर था। बहुत बढ़िया। बहादुर शाह नाम है, शाह बहादुर नहीं है। ठीक है, बहादुर शाह। बहादुर शाह यहां का रूलर था, बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह नाम का रूलर था जो गुजरात क्षेत्र का शासन जो संभाले हुए था।
तो ये इसकी परेशानियों को बढ़ा रहा था, इसकी वजह से इसको दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले हुमायूं की सबसे पहली परेशानी का अंत करते हैं। हुमायूं ने भाइयों की परेशानी से कैसे निपटा? हुमायूं भाइयों की परेशानी से बड़े आसानी से निपट जाता है। वो अपने भाइयों में पूरे साम्राज्य के हिस्से के टुकड़े कर देता है। अपने भाइयों में साम्राज्य के टुकड़े कर दिए, अपने भाइयों में साम्राज्य के टुकड़े कर दिए, साम्राज्य के टुकड़े कर दिए, लिख लीजिए, साम्राज्य के टुकड़े किए। तो अपने भाइयों में साम्राज्य के टुकड़े इसने कर दिए। अब टुकड़ों की हम बात करते हैं कि टुकड़े किस प्रकार से उसके द्वारा किए गए हैं। अब यहीं पर आपको थोड़ी सी बात जो है समझनी होगी। क्या क्या समझना होगा वो समझिए। देख भाई, he made the partition of his kingdom, he made partition of his kingdom। कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती यह भी थी, क्योंकि इसने क्या काम करा है, इसने टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक किसान था, और जो किसान था उसके द्वारा क्या किया जाता था कि भाई लकड़ी लेके आता है वो मार्केट से। जब वो मार्केट से लकड़ी लेकर आया तो उसने चारों बेटों को एक एक लकड़ी दी, तो उन चारों ने तोड़ दी। फिर वो चारों लकड़ी एक जगह उनको दी, वो चारों ही नहीं तोड़ पाए, तो यह समस्या हो गई। तो यहां इसी प्रकार की कुछ चीजें हुई। चीजें किस प्रकार से हुई कि हुमायूं ने जिस हिसाब से अपने भाइयों को अपना प्रशासन दिया, वो कैसे दिया। पहले आपको इसके भाइयों के नाम पता होने चाहिए। तो पहले इसके भाइयों के जो नाम है वो आप लिखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाई तो हो जाएगा हुमायूं खुद ही। तो हुमायूं को मैं यहां लिख ही लेता हूं ताकि आपको बता रहे। हुमायूं, हिंदाल, अक्सरी, अक्सरी और कामरान, अक्सरी और कामरान, तो ये इसके भाई हो जाएंगे। तो कौन सा एरिया किसको मिलेगा, ये बड़ा एक पॉइंट हो गया। इसमें राजा कौन बना है सर? राजा तो ये खुद बन गया ना, हुमायूं। हुमायूं बन जाता है स्वयं राजा, तो ये शासक बन गया। इसके हाथ में क्या, दिल्ली रहा और अधिकांश क्षेत्र रहा, रिमेनिंग पोर्शन सारा रहा। हिंदाल जो है, हिंदाल, हिंदाल को मिलता है जो राजस्थान का क्षेत्र था, ठीक है। जो राजस्थान क्षेत्र था वो मिल गया, राजस्थान क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र मिल गया हिंदाल को, ठीक है। याद रखना जो अजमेर वाला पोर्शन था, जो अजमेर वाला पोर्शन था वो इसको मिल गया। अक्सरी को क्या मिल जाता है? अक्सरी को वो एरिया मिलता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बच जाता है, ठीक है। अच्छा, हिंदाल को कई बार क्या कुछ किताबों में लिखा होगा कि हिंदाल को मेरठ मिला है, ठीक है। हिंदाल को राजस्थान क्षेत्र के साथ साथ मेरठ भी मिला है, चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान क्षेत्र मिला है, मेरठ मिला है, तो दोनों चीज ऐसा करता है, दोनों ही लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। कामरान को क्या मिला है? कामरान को काबुल और कंधार मिले हैं, काबुल और कंधार इसको मिले हैं। काबुल और कंधार अफगानिस्तान में देखने को मिलते थे, वो इसको मिल गए। अक्सरी को मिलता है संभल, अक्सरी को क्या मिलता है? संभल मिलता है, संभल, संभल मिलता है। संभल कहां पे? संभल उत्तर प्रदेश में है, संभल उत्तर प्रदेश में है, यूपी। एंड यहां आप अजमेरी लिख लो, मेरे ख्याल से वही ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, सफिशिएंट है। अब मेरठ लिखोगे फिर सोचोगे कि मेरठ क्यों लिख रही है ना। इसको नोट करो, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, नोट। बेटा रोहित, जो सवाल आप बार बार कमेंट में लिख रहे हैं इसका आंसर मैं कल दे चुका हूं, और ये आप ही की वजह से मैंने कल आंसर दिया था। ये लो, बाबर को कलंदर की उपाधि मिली है, ये लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। अब यहां जो एरियाज है वो मिल जाते हैं। अजमेर का, अजमेर इज इन राजस्थान, ठीक है। काबुल कंधार इज इन अफगानिस्तान, और शासक ये बनी जाता है हुमायूं। तो इसने अपने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, इसको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद अगली घटना क्या होती है बताइए।
नेक्स्ट, फटाफट से। अरे भाई एक बार बता दीजिए, नोट कर दिया? नोट कर लिया? नोटेड, बहुत बढ़िया। ओके, गॉट द पॉइंट। अब इसकी एक परेशानी दूर हो जाती है, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं के बैटल्स की बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द बैटल्स ऑफ हुमायूं। हेडिंग डालिए, बैटल्स ऑफ हुमायूं। अगली हेडिंग है हमारी बैटल्स ऑफ हुमायूं। बैटल्स ऑफ हुमायूं, बैटल्स ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं के बैटल्स की हम बात कर लेते हैं। हुमायूं के बैटल्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हुमायूं के द्वारा एक बैटल लड़ा जाएगा, बैटल ऑफ, ये बताएंगे आप, 1531 में इसके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया है, हुमायूं के युद्ध। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो बता देंगे, जो नए बच्चे हैं वो आराम से बैठेंगे, बात को समझेंगे। हुमायूं युद्ध बताइए, 1531 में इसने एक बैटल लड़ा था, बैटल का नाम क्या है? ठीक है, फटाफट बताइए। बैटल लड़ता है सबसे पहले 1531 में। अगर पता है तो बेटा बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक होगा युद्ध जो बंगाल के क्षेत्र में होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 1531 में एक और इसका होगा अभियान। 1531 में एक और अभियान होगा, वो कहां होगा वो भी बताइए, ठीक है, चलिए। ठीक है, कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं। विजय अंतिल ने लिखा है अभी, सिर्फ विजय अंतिल ने लिखा है अभी, बहुत बढ़िया। चलो पहले सर अभियान बताओ। अरे भाई कोई सा भी बता दूंगा मैं तो। हुमायूं का एक युद्ध आपको देखने को मिलता है जो हुमायूं के द्वारा लड़ा जाता है महमूद लोदी से, बंगाल क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो आपको यहां एक युद्ध देखने को मिलेगा, हुमायूं का युद्ध। यह है हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी। महमूद लोदी, ठीक। अब इस बैटल में कौन जीतता है? हुमायूं वॉन द बैटल। और हुमायूं के युद्ध जीतने के बाद महमूद लोदी की इसमें हत्या भी कर दी जाती है, हत्या, किल्ड। अच्छा, एक लॉजिक यहां से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा, मतलब इतना सा दिमाग लगाना बस, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो बताइए सर, क्या दिमाग लगाना है? सर ये जो महमूद लोदी है ना, ये अफगान वंश का था, ये तो पता है आपको। महमूद लोदी कौन से वंश का था? इसका वंश कौन सा था? अफगान वंश था, अफगान वंश का था, अफगान वंश का था। इसकी जो डायनेस्टी है वो कौन सी? अफगानी डायनेस्टी है, अफगानी। तो इसकी डेथ के बाद अफगानी सेना की कमान किसके हाथ में चली जाती है? शेर खान के हाथ में चली जाती है, शेर खान। तो मैंने क्या बताया, महमूद की मृत्यु के बाद, महमूद की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद अफगानी सेना, अफगानी सेना, अफगानी सेना शेर खान के अधीन आ गई। किसके अधीन आ गई? शेर खान के अधीन आ गई, शेर खान के अधीन आ गई, शेर खान के अधीन आई, अधीन आ गई, शेर खान के अधीन आ गई। अब शेर खान कौन था? सर ये सासाराम का रूलर था, ही वाज द रूलर ऑफ सासाराम। क्यों आ गई इसके अधीन? क्योंकि शेर खान भी अफगानी था, ये भी अफगानी था भाई, इसलिए ऐसा हुआ। दोनों अफगानी वंश के थे, इसलिए उस सेना ने इसको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। आई गैस कि आप इसको समझ पाए होंगे। 1531 में हुमायूं के द्वारा, 1531 में हुमायूं के द्वारा कालिंजर अभियान किया गया, कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान।
दैट इज नोन एज कालिंजर एक्सपीडिशन। कालिंजर एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन। तो कालिंजर एक्सपीडिशन जब इसके द्वारा किया गया, कालिंजर एक्सपीडिशन जब इसके द्वारा किया गया, तो उसमें ना कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट होंगे कि भाई कालिंजर एक्सपीडिशन जब हुआ तो क्या सफल हुए। तो उसमें एक तरफ तो हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं, और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे, वशिष्ठ, रुद्रदेव। रुद्रदेव आपको देखने को मिल जाएंगे। हुमायूं के साथ साथ जो नेक्स्ट आपको यहां देखने को मिल जाएंगे दैट इज रुद्रदेव। पूरा नाम रुद्र प्रताप सिंह, या तो रुद्रदेव या रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। बिना परेशानी के आपको यह देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ भाई, एक तो तुम लिख नहीं पा रहे हो सर, पहले युद्ध का नाम नहीं लिखा। ओ, पहले युद्ध का नाम नहीं लिखा, लिख लीजिए दोरिया, दोरिया बैटल। दिस इज बैटल ऑफ दोरिया। मुझे लगा कि मैंने नाम लिख दिया है, दोरिया। आप लोग कमेंट ही नहीं आ रही थी दोरिया, तो आपने, मुझे लगा कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, याद रखना। अंकिता बेटा लिख ले इसको। ठीक है, दोरिया युद्ध, दोरिया युद्ध। ठीक है, कालिंजर अभियान के अंदर जो रुद्रदेव है, ठीक है, जो ये प्रताप रुद्रदेव आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रताप रुद्रदेव या रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, इनको प्रताप रुद्र भी लिख सकते हैं भाई। नाम जो है उल्टा कर रखा है, प्रताप रुद्र या रुद्र प्रताप, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। देख भाई, बात क्या है, जैसे मेरा नाम है जीत राणा, आप राणा जीत करके लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स अप टू यू। तो इसमें क्या होता है, इसमें हुमायूं वॉन द सिग्निफिशिएंट विक्ट्री। हुमायूं के द्वारा इसमें भी विजय प्राप्त की गई। लेकिन इसमें एक लॉजिक है कि हुमायूं ने विजय प्राप्त की है, लेकिन इसके बाद एक संधि होती है। हालांकि विजय इसने प्राप्त की है, लेकिन इसके बाद एक संधि आपको देखने को मिली, संधि आपको देखने को मिली, ट्रीटी आपको देखने को मिली, ट्रीटी। अब ये ट्रीटी का नाम क्या है, वही है कालिंजर के ट्रीटी, कालिंजर संधि। कालिंजर संधि कब की, 1531 की। तो इसमें रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप सिंह मुगलों को कर देंगे, मुगलों को कर देंगे, मुगलों को कर देंगे। तो कर देने की बात इसमें तय कर दी गई थी। कब्जा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, कब्जा नहीं हुआ है कि कालिंजर जो अभियान है, कालिंजर का जो फोर्ट है अभी भी वो अद्वितीय फोर्ट है, उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर पाया है। ठीक है, समझ गए, कोई कब्जा नहीं कर पाया है, याद रखना। ठीक है, फटाफट से नोट बनाइए। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे 1532, 1532 आप लिखेंगे, 1532 आप लिखेंगे, 1532। और 1532 के बारे में हम बात करें, अगर 1532 के बारे में, तो ये है चुनारगढ़ की किलेबंदी, चुनारगढ़ की किलेबंदी, चुनारगढ़ की किलेबंदी, किलेबंदी, किलाबंदी। इसको बोलते हैं सीज ऑफ चुनारगढ़, सीज ऑफ चुनारगढ़, सीज ऑफ चुनारगढ़। इसको क्या बोलते हैं बाबू, सीज ऑफ चुनारगढ़ इसको बोलते हैं। ठीक है, अब चुनारगढ़ पे क्यों कब्जा किया, क्योंकि भाई चुनारगढ़ के अंदर शेर खान रहता था। देखो, शेर खान ही आगे चल के शेरशाह सूरी बनेगा। यही आदमी आगे चल के कौन बनेगा, शेरशाह सूरी। यही आगे चल के शेरशाह सूरी बनेगा। तो इस पे ध्यान देना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यही आगे चल के शेरशाह सूरी बनेगा। हाँ जी। तो अब चुनारगढ़ की जो घेराबंदी होगी, इसमें एक तरफ 6 महीने तक घेराबंदी चलती है। यह घेराबंदी 6 माह चली, 6 माह चली, 6 माह चली। चुनारगढ़ में कौन था, चुनारगढ़ में रहता कौन था, शेर खान। तो शेर खान द्वारा संधि कर दी गई।
शेर खान द्वारा संधि की गई, संधि की गई। शेर खान संधि कर लेता है क्योंकि हुमायूं के अंदर एक बात थी, डेडिकेशन। हुमायूं के अंदर क्या था बेटा? डेडिकेशन था। हुमायूं ने अगर एक बार जीवन में कुछ भी ठाना है तो भाई वो पूरा करा है। ये बात आपको हुमायूं के जीवन से सीखने को मिलेगी। अभी चुनारगढ़ के बाहर तब तक खड़ा रहा जब तक कि वहां अंदर लोगों का राशन खत्म नहीं हो गया। जब अंदर लोगों का राशन खत्म हो गया तब वो बड़ी मुश्किलात के साथ बाहर निकले। तो शेर खान दब चुका था तब तक। हुमायूं ने कहा कि यार तेरी मैं हत्या कर दूंगा, 1 मिनट लगेगी मुझे। तो उसने कहा कि देख भाई, बात क्या है कि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं संधि करना चाहता हूं। तो हुमायूं ने कहा मैं तुझ पे विश्वास क्यों करूं, पूरी अफगानी सेना को तूने शरण क्यों दी? कि लगे यार वो मेरे लोग हैं, लेकिन चल ठीक है, लेकिन अब मैं तुझ पे भरोसा क्यों करूं? तो यह शेर खान संधि करता है और शेर खान का अपना एक बेटा होता है जिसका नाम है कुतुब खान। शेर खान का अपना एक बेटा होता है कुतुब खान। कुतुब खान को वो हुमायूं की सेवा में भेज देता है। एक संधि की गई तो शेर खान अपने पुत्र कुतुब खान, अपने पुत्र कुतुब खान, कुतुब खान प्लस अपने पुत्र कुतुब खान प्लस एक सेना को, छोटी सेना को, छोटी सेना को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। हुमायूं की सेवा में भेजता है, हुमायूं की सेवा में भेज देता है, हुमायूं की सेवा में भेजता है, हुमायूं की सेवा में भेजता है। तब यहां जाके थोड़ा माहौल शांत हुआ कि लगे चल ठीक है, अगर ये इतना सब कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ा मान जाता हूं। तो इसमें आंसर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शेर खान सेंट हिज सन एंड ए पार्ट ऑफ आर्मी in the services of Humayun for the treaty that was take place after the 1532 siege of Chunargarh। ठीक है, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए अब वापस ये आ गया है दिल्ली। तो अब जब दिल्ली में आ गया है तो दिल्ली में इसने आकर क्या कुछ किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है आरिश बेटा इसमें लिखो। अब यहीं पर आपको समझना होगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर, एक बच्चा है क्लास के अंदर, नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन निकल गया, ठीक है, नाम उसका नीचे निकल गया। वो कह रहा है सर देवरा का बैटल कौन सा था? बेटा दोहरिया के बैटल को ही देवरा बैटल बोलते हैं, दोहरिया के बैटल को ही देवरा बैटल भी बोलते हैं। जो बच्चा पूछ रहा है देवरा का बैटल कौन सा था, बेटा इसी के बैटल का दूसरा जो नाम था वो देवरा बैटल होता है। इसी बैटल का जो दूसरा नाम था वो देवरा बैटल भी होता है। कुछ किताबों में देवरा लिखा रहता है, देवरा युद्ध, देवरा युद्ध लिखा रहता है, देवरा बैटल, देवरा। वहां पे स्थान था देवरा, इस वजह से देवरा लिखते हैं इसको। ठीक है चलिए, ओके 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 नेक्स्ट।
अब हुमायूं आ चुका है दिल्ली में, बात है 1533 की, 1533 की बात है, 1533 की बात है। तो हुमायूं ने दीनपनाह शहर की नींव रखी, हुमायूं ने दीनपनाह शहर बसाया, हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह शहर बसाया, दिल्ली में दीनपनाह शहर बसाया, दीनपनाह शहर बसाया, दीनपनाह शहर बसाया। ठीक है, चलो, हुमायूं एस्टैब्लिश दीनपनाह सिटी, एस्टैब्लिश दीनपनाह सिटी, दीनपनाह सिटी। ठीक बात है, बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंटर समझिए। 1534 में, 1534 में बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो अब यहां पे एक मैटर कर देगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया, ठीक है, याद रखना। तो अब यह मेवाड़ पर जो अटैक किया गया है, मेवाड़ पर किसने किया है? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। बहादुर शाह दुश्मन था हुमायूं का, बहादुर शाह दुश्मन था हुमायूं का, ठीक है, याद रखना। सर ये तो पहले भी हुआ था, ये हमला तो 1532 में हुआ था। जी बाबू, माला कुमारी, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर अब से पहले भी आक्रमण किया हुआ है 1532 में, लेकिन हम इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देंगे 1534 वाले अटैक पे, क्योंकि यहां आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब जब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण हुआ तो यहां परेशानियां थोड़ी बढ़ गई। परेशानियां कैसे बढ़ गई वो समझिए। मेवाड़ की जो क्वीन थी, मेवाड़ की जो क्वीन थी, उनका नाम क्या था बताइए? सर उनका नाम था कर्णावती, कर्णावती। तो कर्णावती जी क्या करते हैं? कर्णावती जी ये एक चिट्ठी भेजती हैं, एक लेटर भेजती हैं, लेटर, एक लेटर भेजती हैं जिसमें राखी रखी हुई थी, और राखी रखी हुई थी, राखी, एक लेटर भेजती हैं जिसमें राखी बंधी हुई थी, और वो किसको भेजती हैं? हुमायूं को। ठीक है, तो वो राखी को कहां भेजती हैं? हुमायूं के पास भेजती हैं, हुमायूं को। ठीक है, और वो हेल्प की डिमांड करती हैं, एंड डिमांडेड हेल्प हुमायूं को। हुमायूं चाहता तो हेल्प कर सकता था, लेकिन हुमायूं ने हेल्प नहीं करी। हुमायूं के द्वारा यहां पर इतनी कोई खास हेल्प नहीं करी गई। हुमायूं ने आप जान के ये दिखाया कि मैं लेट हूं। हुमायूं ने कहा कि मैं तो चुनारगढ़ जाने वाला हूं, वहां मुझे टैक्स वगैरह का कुछ इशू है, तो ऐसा कह के हुमायूं ऑन टाइम नहीं आया। जिसके बाद रानी कर्णावती जी अपना जौहर कर लेती हैं, हुमायूं लेट पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पे लिखना हुमायूं आया परंतु वह विलंब से आया। हुमायूं कुछ समय बाद मेवाड़ पहुंचा, कुछ समय बाद मेवाड़ पहुंचा था, कुछ समय बाद मेवाड़ पहुंचा था, जहां उसने बहादुर शाह को परास्त किया, जहां उसने बहादुर शाह को परास्त किया, और जहां उसने बहादुर शाह को परास्त किया, जहां उसने बहादुर शाह को हराया, तथा गुजरात पर कब्जा कर लिया, तथा गुजरात पर कब्जा किया। गुजरात पर मुगलों का कब्जा हो गया, गुजरात पर मुगलों का कब्जा हुआ, मुगलों का कब्जा। अच्छा यहां सर बहादुर शाह का क्या हुआ? क्या बहादुर शाह की हत्या इसने कर दी? देखो भाई, बहादुर शाह की हत्या हुमायूं ने नहीं करी, तो डेथ कैसे हुई बहादुर शाह की? तो मैं बता देता हूं। बहादुर शाह की मृत्यु, बहादुर शाह के द्वारा पुर्तगालियों के पास शरण ली जाती है। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से शरण ली,
लेकिन पुर्तगालियों से उसका मतभेद हो जाता है, जिसके चलते 1535 में पुर्तगाली उसकी हत्या कर देते हैं। बहादुर शाह ने इसने पुर्तगालियों से शरण ली थी, पुर्तगालियों से शरण ली, पुर्तगालियों से शरण ली, शरण ली। वहीं विवाद के चलते उसकी मृत्यु हुई। वहीं विवाद के चलते इसने कुछ फालतू बोल दिया होगा पुर्तगालियों के लिए, उनके डेरे में था, ठा के जहाज से नीचे फेंक दिया, काम खत्म। ठीक है, तो यहीं विवाद के चलते 1535 में मृत्यु, 1535 में मृत्यु। कृपया करके इसको नोट करिए, जैसे ही नोट कर लो फटाफट बताना। ठीक है, चलो नोट कर लिया, बढ़िया। कहाँ हूं सर? अरे आपके दिल में हूं भाई। ठीक है, नोट कर लिया, नोट, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रखना, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो विवाद के चलते पुर्तगालियों से शरण ली थी, इसके बाद दीव में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, 1535 नहीं भाई, 1537 में इसकी मृत्यु हुई है। He died in 1537 इन दीव। 1537 में मृत्यु हुई थी, वो भी दीव में, क्योंकि ये यहां से भाग गया था। रानी कर्णावती जी के द्वारा जौहर कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने जौहर कर दिया था, जौहर। इन्होंने जौहर कब किया था वो समझ लीजिए। इन्होंने जौहर करा था 8 मार्च 1535 में, 8 मार्च 1535 में, 8 मार्च 1535 में। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अटैक किया था। कर्णावती जी के जो बेटे थे दैट वाज उदय सिंह सेकंड, और उदय सिंह सेकंड के जो पुत्र थे दैट वाज महाराणा प्रताप। हुमायूं ने हेल्प क्यों नहीं की? हुमायूं का माइंडसेट ये था कि मेवाड़ और गुजरात दोनों मेरे दुश्मन हैं, तो जब एक बार ये जो व्यक्ति है, जो बहादुर शाह है, एक बार जब ये मेवाड़ को परास्त कर देगा तो मैं इस पर अटैक कर दूंगा, तो गुजरात भी अपना, मेवाड़ भी अपना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक बच्चा कह रहा है सर चौसा का युद्ध मिसिंग है। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है जब आप कम पढ़ते हैं, जब आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती तो ऐसा ही होता है। सर सारंगपुर का बैटल कब होता है? बेटा सारंगपुर का बैटल आप नहीं पढ़ते, आरएएस वाले बच्चे सारंगपुर का बैटल पढ़ते हैं। जो सारंगपुर युद्ध है वो आरएएस वाले बच्चे पढ़ते हैं बस। ठीक है, बैटल ऑफ सारंगपुर मैंने तो मतलब पढ़ाया हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री में आ जाता है वो, तो मैंने पढ़ाया हुआ है वो बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर हुआ था गुजरात के मध्य और दूसरे राणा कुंभा। ठीक है, तो उनका अलग है, वो मैटर अलग है यार। ठीक है, यहां आ जाओ। अब आता है इधर, उधर गुजरात पे कब्जा वब्जा हो गया, अब हम आते हैं, अलग आ जाते हैं हम उनसे। अब इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था? शेर खान, इधर शेर खान, शेर खान बंगाल क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, बंगाल क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था,
अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, जौहर क्या होता है, पति की मृत्यु के बाद खुद की प्राणों की आहुति दे देना जौहर कहलाता है बेटा। पति की मृत्यु के बाद खुद के प्राणों की आहुति देना जौहर कहलाता है। जौहर में हत्या हो जाती है, मतलब अपने प्राणों का समर्पण हो जाता है। तो मैंने बताया शेर खान अपना प्रभाव बढ़ा रहा था बंगाल में, ठीक है। शेर खान वाज इन्फ्लुएंसिंग इन बंगाल। बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। बंगाल में क्या कर रहा था बाबू, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। अब जब बंगाल में उसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की तो हुमायूं ने उसको थाम दिया। 1538 में आपको देखने को मिलेगा हुमायूं द्वारा चुनारगढ़ का दूसरा किलेबंदी, हुमायूं द्वारा चुनारगढ़ की दूसरी किलेबंदी, चुनारगढ़ की दूसरी किलेबंदी। लेकिन ये एक साजिश थी, लेकिन ये एक साजिश थी, एक साजिश थी। सेकंड इसको बोलते हैं सेकंड सीज ऑफ चुनारगढ़, सीज ऑफ चुनारगढ़। ये एक साजिश थी, ये एक साजिश थी। ओके, ये किसकी साजिश थी, ठीक है, किसकी साजिश थी भाई, ये साजिश थी शेर खान की, यानी शेरशाह सूरी की। और इसके बाद आपको कैसे कैसे दो बैटल देखने को मिलेंगे। एक 1539 में चौसा बैटल देखने को मिलेगा, चौसा युद्ध, चौसा बैटल देखने को मिलेगा। क्यों हुआ वो मैं कल बताऊंगा, चौसा युद्ध। और एक आपको देखने को मिलेगा कन्नौज या बिलग्राम बैटल, एक आपको देखने को मिलेगा कन्नौज या बिलग्राम बैटल 1540। इसको दो नाम दिए जाते हैं, कन्नौज या बिलग्राम बैटल, बिलग्राम युद्ध, ठीक है। तो क्यों हुए हैं इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। बिलग्राम बैटल, ठीक है, याद रखना। अब एक बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, कि सर जी कर्णावती जी के बच्चों का क्या हुआ था। कर्णावती जी के आपको 4 बच्चे देखने को मिलते हैं। एक बच्चे का नाम था विक्रमादित्य, एक का नाम भोजराज था, एक का नाम राणा करके था, और एक का नाम था उदय सिंह सेकंड, ठीक है। तो उन चारों ही बच्चों को नाना के घर पे भेज दिया गया था, जो कर्णावती जी की फैमिली थी वहां पर भेज दिया गया था। वहां उनका लालन पालन हुआ, आगे उन्होंने अपने एनहेंसमेंट किया। उसके बाद जो उदय सिंह जो है वो सबसे बड़े बेटे थे, तो उनके जो पुत्र हुए हैं वो 1540 में उनको एक बच्चे की प्राप्ति होती है, दैट वाज महाराणा प्रताप। वो महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, गॉट द पॉइंट। तो वो भाई अलग पॉइंटर आएगा, आगे आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मैंने इनके बारे में बताया कि चौसा का युद्ध हम कल पढ़ेंगे, और कल ही हम पढ़ेंगे बिलग्राम और कन्नौज। चुनारगढ़ कहां पर है सर, उस समय चुनारगढ़ बंगाल के क्षेत्र में था, अभी बंगाल के क्षेत्र में नहीं है, अभी ये बिहार के क्षेत्र में लगता है, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी रहेगी वत्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। स्टैटिक के लिए जल्दी ही नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, करंट्स के लिए भी बात की जा रही है, ठीक है। आई एम इन टॉक विद कि जल्दी ही आपके लिए करंट के कुछ ऐसे सेशन लेके आए जो आपके करंट तोड़ा दें, समझ गए क्योंकि मैं करंट पढ़ाता नहीं हूं, मैं करंट लगाता हूं ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, बिना समस्या के, बिना दिक्कत के। मिलेंगे आपसे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।